नमस्कार। आपदा और उसके समाधान पर आधारित हमारी इस श्रृंखला के नए अंक में आपका स्वागत है। आपदाओं की बात करें तो चाहे ये प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, आपदाओं का सामना तो हमें करना है, लेकिन सच ये भी है कि तैयारी में ही है समझदारी। आज के अंक में बात नौका सुरक्षा या कहें नौका दुर्घटनाओं से मुकाबले की। और जब हम नौका दुर्घटनाओं की बात करते हैं तो ये छोटी नौकाएं भी हो सकती हैं और बड़े यात्री जहाज भी। ये राफ्टिंग के बोट भी हो सकते हैं तो मालवाहक जहाज भी। अब जरा इन दुर्घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, क्या है इसके पीछे कारण और किस तरह से इसको समझा जा सकता है। तो नाव दुर्घटना के जो कारण है उसमें क्षमता से अधिक सवारी, नाव पर भार का असमान बंटवारा, जहाज या नाव की डिजाइन में कमी या खराबी, रखरखाव में कमी, नदी की धारा या वेग का गलत अंदाजा लगाना नाविक के द्वारा, और खराब मौसम भी इसके एक बड़े कारण हैं। लेकिन इसको और थोड़ा हम समझते हैं कुछ इसके दूसरे पहलुओं को, तो अप्रशिक्षित नाविक समूह, ओवरलोडिंग, ये कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से, या जो विनियामक मानक हैं उनकी कमी, उनका लागू ना होना, दोषपूर्ण नौका का डिजाइन, मौसम पूर्वानुमान को दरकिनार या अनसुना करना, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हमने देखी हैं इतिहास में। और भारत की अगर बात करें तो भारत और हर साल सैकड़ों इस तरह की खबरें छोटी बड़ी आती रहती हैं नौका दुर्घटनाओं की। और एक बड़ी घटना हुई थी ब्रह्मपुत्र में 2012 में, एक फेरी नाव हादसा हुआ था, 250 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम समझें तो नौका दुर्घटनाएं और उसकी सुरक्षा को लेकर कई विशिष्ट स्थिति है, जिसमें भारत एक तो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ जो है देश है, और यहाँ 5700 किलोमीटर लंबे समुद्र तट है। देश के अंदर नदियों का जाल है, अंतर्देशीय नौवहन की विशेष तरह की स्थितियां हैं, और इसके अलावा उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण जल स्तर में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। ये एक बड़ा कारण है। देश भर में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, नौवहन का इस्तेमाल बहुत होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई करीब 3400 किलोमीटर तक है, और इसका मतलब है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग नाव में यात्रा करते हैं। अलग अलग वजहों से मालों की ढुलाई भी होती है, तो कई वजह हैं, और हम आज इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो कारण हैं और क्या उपाय किए गए हैं पिछले सालों में, हम इसकी भी बात करेंगे, और क्या आने वाले वक्त की रणनीतियां हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में, इस पर चर्चा के लिए। और हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह जी हैं, एनडीएमए के सदस्य हैं। हमारे साथ रणदीप राणा साहब हैं, उप महानिरीक्षक एनडीआरएफ। और हमारे साथ SVK रेड्डी साहब हैं, मुख्य अभियंता भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले अगर राजेंद्र सिंह जी आपसे ये समझना चाहें, हम जानते हैं जब आपदाओं की बात करते हैं तो मोटे तौर पे हम उसको प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाएं कहते हैं, लेकिन नौका दुर्घटनाओं, नौका सुरक्षा के संदर्भ में इसे किस श्रेणी में आप डालते हैं और क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने भी कहा है कि आपदाओं के बारे में आपने जो भी जिक्र किया है, अगर हम देखें कि 2005 से जब से एनडीएमए का गठन हुआ है, हमारे मुख्य उद्देश्य जो रहे हैं वो हैं कि आपदाओं का सामना कैसे करें, उनको असर को कैसे कम किया जाए, और भविष्य के लिए अपने को कैसे उसको जो है अपने को बचाया जाए। इसके लिए हमने इस एक्ट के तहत 2005 जो एनडीएमए एक्ट है उसके अनुसार हमने हर राज्य को, हर मंत्रालय को और हर विभाग को उनसे अनुरोध किया है, उनको प्रोत्साहित किया है कि अपने अपने यहाँ अपना अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाए। दूसरी चीज, जहां 2005 से और 2020 तक हम देख रहे हैं, जहां एक और औद्योगिक क्रांति जो चल रही है, जिसको डेवलपमेंट के बयार हम जो कह रहे हैं, हमने सभी से अनुरोध किया है, राज्य से और मंत्रालयों से, कि जब भी वो अपने किसी बड़ी योजना और परियोजनाओं को बनाते हैं तो उसमें विशेषकर DRR, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के ऊपर विशेष ध्यान दें ताकि उनसे भी भविष्य में बचा जा सके।
इसके अनुसार जो मुख्य काम हम लोगों ने किया है, 2016 और 2019 में जो द्वितीय संस्करण हमारा आया है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया है 2019, उसको हमने हर राज्य के साथ, हर मंत्रालयों के साथ, हर विभाग के साथ उसको साझा किया है और उसमें अनुरोध किया है हर विभाग से कि इसके अनुसार अपनी आपदा नीति बनाए और उसको अमल में लाए। और 2005 के एक्ट के अनुसार ही हम लोगों ने, जहां एक राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमए है, हमने हर राज्य को एसडीएमए बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है और हर राज्य ने अपना अपना एसडीएमए बनाया है और हर एसडीएमए ने अपने अंतर्गत जितने भी जिले हैं, आपदा ग्रसित जो जिले हैं, उसमें अपना अपना डीडीएमए बनाया, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी उन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया है, वो भी उन्होंने जो है बनाया है जी। इसके साथ ही 2014 से पहले अगर हम देखते हैं तो हमारा हमेशा रिस्पांस, रिलीफ और रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर ज्यादा जोर रहता था, लेकिन 2014 के बाद हम लोगों ने प्रिवेंशन, बचाव के लिए, मिटिगेशन, उसका कम असर कैसा हो, प्रिपेयर्डनेस, उसकी तैयारी कैसे है और कैपेसिटी बिल्डिंग, अपनी क्षमताओं इस पे हम आगे विस्तार से बात करेंगे, ऊपर विशेष हमने जोर दिया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। ऐसे ही एक गाइडलाइन राजेंद्र सिंह जी, अभी कार्यक्रम में और हम इसके पहलुओं की बात करेंगे, एक बार में सारी बात करने के बजाय उसको टुकड़ों में बात कर लेते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं कि 2017 में हमने एक गाइडलाइन इशू की है बोट सेफ्टी के ऊपर। वो बोट सेफ्टी के ऊपर जो गाइडलाइन सितंबर 2017 में इशू की है, वो सिर्फ 14,500 किलोमीटर इनलैंड वाटर की नहीं है, वो 7,500 किलोमीटर जो कोस्टल एरिया है, जो हमारी कोस्ट लाइन है, उसके अनुसार हमने जो है इस गाइडलाइन को इशू किया है और उसको भी हमने हर राज्य और हर डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया है। और जैसे आपने बताया है अभी कि ओवरलोडिंग और सेफ्टी इक्विपमेंट, मौसम की जानकारी, इन सब बातों का उसमें समावेश है और हर जिला स्तर पर जो है हमने इसको शेयर किया है। जी, बहुत विस्तार से आपने सारी बातों को रखा। और रेड्डी साहब, अगर आप हमें ये समझाएं, क्या भारत की एक विशिष्ट स्थिति है? एक तो प्रायद्वीपीय देश होने के नाते, भौगोलिक स्थिति होने के नाते नदियों का बड़ा जाल है, और जो आंकड़े अभी बता रहे थे अभी हमें राजेंद्र सिंह जी कि 14,500 किलोमीटर नौवहन योग्य इस तरह के हमारे पास स्थितियां हैं, इस तरह के नहर, नदियां और तमाम स्थितियां हैं। तो क्या भारत की स्थिति जो है एक अलग है, विशिष्ट है, और उसकी वजह से ही हमें इस तरह की दुर्घटनाओं, समस्या पे जो है ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और उस पर किया जा रहा है काम? 14,500 किलोमीटर के वाटरवे में हम लोग पूरा सर्वे करके कौन सी नदियां वाटरवे के नेविगेशन के सूटेबल है, वो सर्वे के हिसाब से हम लोग डिसाइड करके पार्लियामेंट में करके डिक्लेयर करते हैं तो ये पर्टिकुलर वाटरवे नेविगेशन के सूटेबल है, इसको नेशनल वाटरवे के रूप में डिक्लेयर कर दिया। ऐसी तो 2008 तक हमारा पास 5 नेशनल वाटरवे था। नेशनल वाटरवे 1 है गंगा, हुगली, भगीरथी रिवर सिस्टम है, फ्रॉम सागर आइलैंड्स इन वेस्ट बंगाल से इलाहाबाद यूपी तक है। देन नेशनल वाटरवे 2, ये रिवर ब्रह्मपुत्र इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इसका स्ट्रेच है बांग्लादेश बॉर्डर नियर धुबरी से लगभग दिब्रुगढ़ इन द अपर रीचेस ऑफ असम तक 90 किलोमीटर है। देन नेशनल वाटरवे 3 इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में केरला में इज अबाउट 205 किलोमीटर इन द वेस्ट कोस्ट कैनाल रूट में। ये कोच्चि बोल के एक जगह है इन द नॉर्थन केरला से उधर से कोट्टापुरम एंड देन अप टू कोल्लम तक इन द सदर्न में, इंक्लूडिंग उद्योगमंडल चंपकदा कैनाल में। और नेशनल वाटरवे इन द आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में गोदावरी, कृष्णा रिवर सिस्टम है, इंक्लूडिंग कैनाल सिस्टम, बकिंगम कैनाल, काकीनाडा कैनाल, एलूरू कैनाल, ये सभी सिस्टम। देन नेशनल वाटर 5 इन द स्टेट ऑफ ओडिशा इन द रूप में ईस्ट कोस्ट कैनाल रूप में। ये 5 वाटरवे 2008 तक डिक्लेयर किया गया है। इसके बाद गवर्नमेंट ये वाटरवेज में कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना इकोनॉमिकल है, कितना पोल्यूशन फ्री है, ये सभी फैक्टर्स कंसिडर करके 2014 में
106 मोर नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया गया है। जी। ये 2006 में 2014 में डिक्लेयर करने 2016 में डिक्लेयर करने के बाद हम लोग इस पूरा वाटरवे के एक फीजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट कर दिया था। इसमें जो जो क्या है जी बिल्कुल। फीजिबल है, जो नॉट फीजिबल है, इसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स करके अभी तो हम लोग तो एक डिसाइड किया था around 22 waterways are fit for navigation out of these 106 new waterways. जी So इसके रूप में ये phased manner में developmental activity start किया बिल्कुल। गया है। So ये 5 national waterways operational है। इसके बाद सुंदरबंस वाटरवे इन वेस्ट बंगाल, देन बिल्कुल। रूपनारायण वाटरवे इन वेस्ट बंगाल, देन ये वेस्ट कोस्ट में 2-3 वाटरवे, ये सभी स्टार्टिंग प्रोसेस में स्टार्ट किया गया है। बिल्कुल। आई थिंक शॉर्टली विल बी ऑपरेशनल। एंड जी एक बार हम लोग वाटरवेज रूप में ऑपरेशनल स्टेटस में ला के स्टार्ट करने के बाद जी वी विल अंडरटेक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके इसके अंदर हम लोग एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंट जी प्लान भी बिल्कुल। हम लोग इंक्लूड करके असेस करेगा। जी अगर इन केस नेविगेशन में कुछ दुर्घटना हो गया, कुछ क्या कहते हो क्या करना। जी सी एक्ट के हिसाब से आईडब्ल्यू का रोल है जी कि प्रमोट नेविगेशन एंड बिल्कुल। फॉर्म द रूल्स ऑफ रोड नेविगेशन। बिल्कुल। But yes, safety aspects or the implementation, the operations and all, it is not in the ambit of IWA. जी ये once operation services होगा तो प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट आईवी एक्ट बोल के, बिल्कुल आईवी बिल्कुल। एक्ट 2007 के, देयर इज वन मोर एक्ट, इसके अंदर जो रोल ये फंक्शंस डिस्क्राइब किया गया है, कौन सी एजेंसी, रेड्डी देयर आर साहब। लॉट ऑफ एजेंसीज। जी रेड्डी साहब बिल्कुल बिल्कुल। एक बार में हम लंबी बात ना करें, टुकड़े टुकड़े में बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दर्शकों के लिए भी वो ठीक रहेगा। एक बार में बहुत लंबा बोलना शायद अच्छा नहीं है। ठीक है, ठीक है। रणदीप साहब, अब ये बताएं, एक बड़ी भूमिका एनडीआरएफ की है और जिस तरह से तमाम तैयारियां की गई हैं, गाइडलाइंस हैं, और जिस तरह से अभी रेड्डी साहब बता रहे थे कि वो अपनी तरफ से जिस तरह की नौवहन को लेकर स्थितियां ठीक करने की कोशिश में लगे हैं, क्या आमतौर पर समस्या आती है और क्या आमतौर पर समस्या ज़मीन पर रहती है जिसकी वजह से बचाव कार्यों, और क्या इसको लेकर पिछले सालों में स्थितियां ठीक हुई हैं? कि जहाँ पे बोट कैप्साइज या बोट रिलेटेड एक्सीडेंट्स की बात अगर हम करें तो इसको दो कैटेगरीज में मुख्य तौर पे रख सकते हैं। एक तो अभी जो मिस्टर रेड्डी बात कर रहे थे, जो एक सिस्टमेटिक ट्रांसपोर्टेशन थ्रू यूज ऑफ वाटरवेज, उसमें अगर एक्सीडेंट्स की बात करें तो वो लगभग ना के बराबर होता है। उस तरह के भी एक्सीडेंट्स होते हैं पर बहुत कम होते हैं। और एनडीआरएफ जब भी कोई बड़ा बोट कैप्साइज इंसिडेंट होता है उसमें एनडीआरएफ रिस्पॉन्ड करती है। और हम लोगों का एक्सपीरियंस ये है कि जितने भी बोट कैप्साइज इंसिडेंट्स हमारे देश में होते हैं जिसमें लोगों की जान बचाने की जरूरत पड़ती है, वो लगभग सारे के सारे, अगर मैं कहूँ कि 90% एंड अबाव ऐसी बोट कैप्साइज होती हैं जो फेयरिंग का काम करती हैं, रिवर क्रॉसिंग का काम करती हैं, या किसी विद इन द रिवर एक आइलैंड पे लोगों को लाने ले जाने का काम करते हैं। तो चाहे वो पर्पस फेरी का कुछ भी हो, लेकिन 90% से ज्यादा इंसिडेंट ऐसे बोट कैप्साइज के होते हैं जो मेजर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन नहीं करती है बट फेयरिंग करती है। जी। और इसका मुख्य कारण जो हम लोगों को समझ में आया, क्योंकि जब भी हमारी टीम बोट कैप्साइज में रिस्पॉन्स पे जाती है, ऐसे लोगों से बात करने का हमें बहुत मौका मिलता है जो उसमें खुद विक्टिम होते हैं, उनके परिवार के सदस्य होते हैं। जी जी। ऐसे लोग जो उन बोट्स को ऑपरेट करते हैं, उनका जो स्टाफ है, उन बोट्स पे काम करने वाले लोग हैं, उसी तरह की दूसरी बोट जो उस घाट पे ऑपरेट करती हैं, उनसे बात करने का मौका हमारे टीम के सदस्यों को बहुत मिलता है जी। और उनसे बात करने से जो एक मुख्य तौर पे बात निकल कर आती है, जितनी भी गाइडलाइंस इशू की हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, एनडीएमए ने की है, स्टेट गवर्नमेंट ने की है, जी बिल्कुल, उन लोगों को इसकी जानकारी बहुत कम होती है। और ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, ये बड़ा हर्ष का विषय है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें इस तरह की जानकारी
दूर दराज के लोगों तक भी पहुंचने का एक ये बहुत अच्छा बिल्कुल। प्रयास है। हम्म। और हम्म। दूसरा जो मुख्य कारण मैं मानता हूं हम्म। वो जो रीइंफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो बोट सेफ्टी गाइडलाइंस को चेक करने की जिनकी जिम्मेवारी है, हम्म। 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 मुख्य तौर पे वो अपना काम सीमित रखते हैं हम्म। बड़ी बोट्स तक, जो ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में लगी हुई हैं, हम्म। या हम्म। जो ऐसी बोट्स हैं जहां पे ज्यादा पैसेंजर्स का एक आना जाना रहता है एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैनर में। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये जो छोटी बोट जो कैप्साइज होती है, जो फेरिंग के काम में लगी हुई है, जी। आमतौर पे चेकिंग एजेंसीज का ध्यान इनकी तरफ नहीं जा पाता है। ठीक है, बहुत और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप राजेंद्र सिंह जी। और राजेंद्र सिंह जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो एक बात सामने आ रही है, 2017 में भी विस्तार से आप लोगों ने नौका सुरक्षा, नौवहन सुरक्षा को लेकर गाइडलाइंस जारी की, जिसका जिक्र आपने किया। तमाम तरह की बातें हैं। मैं भारत की एक विशेष स्थिति की बात कर रहा था। उसमें हम जानते हैं बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो वर्षा आधारित हैं, जिनमें जल का स्तर घटता बढ़ता रहता है। और जिस तरह से रणदीप साहब कह रहे हैं कि छोटी नौकाएं जो फेरी की तरह काम करती हैं, वहाँ दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बारिश में जल स्तर घटना बढ़ना है, क्या ये एक महत्वपूर्ण कारण के तौर पर निकल पर आ पा रहा है? और इसको लेकर जो अर्ली वार्निंग सिस्टम या ये किस तरह से पूरी पद्धति काम करती है? देखिए, इसमें सब चीज़ों का समावेश होता है। अगर हम देखें तो बाढ़ के ऊपर भी हमने गाइडलाइन इशू की है, अर्बन बाढ़ के ऊपर भी की है, नदियों के बाढ़ के ऊपर भी गाइडलाइन है, बोट सेफ्टी के ऊपर भी गाइडलाइन है। लेकिन ये सब के सब स्टेट के सब्जेक्ट होते हैं। स्टेट जो है, जैसे इनलैंड वाटरवेज को भी बनाया गया है, वहाँ एक अथॉरिटी है, हर एक ने अपनी गाइडलाइन बनाई है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जब ये होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में जिस घाट से ये बोटें चलती हैं, और जो बोट ओनर होते हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेवारी होती है कि वो दोनों मिलकर के साथ साथ इन सब गाइडलाइन को फॉलो करें और अपनी नौकायान को चालू रखें। तो क्या इसके लिए इन्फोर्समेंट सबसे एजेंसी, यानी जिन एजेंसियों को इसको लागू कराना है, जैसे कि आपने गाइडलाइन बनाई, लेकिन उसकी जानकारी हर एक को हो, हर नाविक, नाव चलाने वाले हो, इसके लिए कौन कौन से व्यक्ति या कहें एजेंसियां जिम्मेवार हैं और किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन इसका हो पा रहा है? देखिए, अगर देखिए इस साल 4 घटनाएं हुई हैं और हमने करीब 15 लोगों को खोया है। एक जान का खोना भी हमारे लिए एक बहुत गहन का विषय बन जाता है। क्यों हुई है ये घटनाएं? इसके लिए क्या गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई है? क्या लगेज उसमें एक्सेस भरा गया है? क्या जीए जो अरेंजमेंट है, जो जनरल जो बोट पे सामान रखा जाता है, क्या उसको ढंग से नहीं रखा गया है? या क्रू और जो उसके मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन किसी ने चेक की है कि नहीं की है? रजिस्ट्रेशन ऑफ बोट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट ऑन बोर्ड शिप, दे प्ले ए मेजर रोल। उन दोनों का समावेश होना बहुत जरूरी है। अगर बोट रजिस्ट्रेशन के लिए जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आती है, उसको उस समय इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि बोट के ऊपर सेफ्टी और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है कि नहीं है। बिना लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के बोट को रजिस्टर्ड नहीं करना चाहिए। ये जो कोस्टल एरिया हमारा है, 7,500 किलोमीटर का एरिया, उसमें एमएमडी नाम का एक डिपार्टमेंट है जो ये सुनिश्चित करता है कि बोट को रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब वो सारे पैरामीटर्स पे खरा उतरता है जी। अब इन नदियों में आज 5 वाटरवेज हैं, कल 22 हो गए और करीब करीब 111 वाटरवेज ये बनने जा रहे हैं। इसके साथ ही इसमें जो डूज और डोंट्स हैं, वो हम लोग हर घाट पे जो उनका ऑफिस होता है उसमें लगा के रखें कि क्या क्या हमारा जो है इसमें उद्देश्य, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है। जो मेन है वो है हमारा, अगर पर्यटन विभाग, शिक्षा विभाग और सूचना प्रसारण मंत्रालय अगर आसपास के लोगों को जागृत कर सके, उनमें ये जो है सूचनाएं भेज सके कि कैसे बोट में चढ़ना है, कैसे अपने जिम्मेवारी का, आपको अपनी खुद जिम्मेवारी को खुद समझना है। और अगर किसी बोट में ये लिखा हुआ है कि इसमें
40 आदमी जाएंगे जी। तो उसमें 42 और 43 आदमी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करने की भी जरूरत है। बिल्कुल। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए किसी ने कहा है ना कि बोट सेफ्टी, बेस्ट सेफ्टी इक्विपमेंट इज अ बोट सेफ्टी ओनली। बिल्कुल। बेस्ट सेफ्टी, अगर बोट जो है अपने तरफ से जैसे उसकी बनावट है, उसकी पूरी देख रेख है, वो ठीक है कि नहीं है, ये बहुत जरूरी बात है। जी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, हमें एक कल्चर डेवलप करने की जरूरत है जिसको कहते हैं कल्चर ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा का एक ऐसा नियम होना चाहिए जो सबको फॉलो करना चाहिए। जी। कल्चर ऑफ फॉलोइंग रूल्स और कल्चर ऑफ रिपेयर। इन बोटों की रिपेयर टाइम टाइम पे हो रही है कि नहीं। देखिए सोनी कंपनी जी। जो जापान की है, उसके एकियो एकियो मोरिटा उसके चेयरमैन हुआ करते थे और वो बहुत अच्छी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा है जब हम किसी मशीनरी में कोई फॉल्ट निकालते हैं, ठीक है। लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि उस फॉल्ट को या तो हम रिपेयर करते हैं या उस मशीनरी के जो पार्ट को हम रिप्लेस करते हैं। ठीक है। क्या इन बोट की जो ये बोट चलती है, वाटरवेज पे चल रही है, इनकी रिपेयर समय पे हो रही है कि नहीं हो रही है? उनको उनका अंडर वाटर चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। उनके लाइफ सेविंग इक्विपमेंट जो ऑन बोर्ड है उनका प्रॉपर सर्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सब चीजें सुनिश्चित करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। साथ ही एनडीएमए ने देखिए किसी भी दुर्घटना के समय सर्च और रेस्क्यू, जी बिल्कुल, और बचाव कार्य सबसे जो है इंपॉर्टेंट काम होता है। इसके लिए एनडीआरएफ आज 12,000 की फोर्स है, निश्चित तौर पर 12,000 की फोर्स है। और हमें आसपास की कम्युनिटी, दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, उनको हमें तैयार करना है कि ऐसे किसी चीज से निपटने के लिए वो आगे आए और बढ़े। उसके लिए एनडीएमए ने 2017 में स्कीम शुरू की थी, आपदा मित्र, जी जो बिल्कुल 25 जिलों के 25 राज्यों के 30 जिलों जी, में शुरू हुई थी। लेकिन दूसरी आपदा स्कीम जो फेज 2 हम शुरू करने जा रहे हैं महीने 2 महीने में, वो 350 जिले हैं और उनमें जो है 1000 वॉलेंटियर्स हम 2024 तक हमारा लक्ष्य है कि ये वॉलेंटियर्स तैयार होंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर राजेंद्र जी, निश्चित तौर पर ये जो क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में बड़ी भूमिका इसकी होगी। और क्या कहेंगे रणदीप जी, जिस तरह से राजेंद्र जी कह रहे हैं कि लोगों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा, वॉलंटियर, ये कितनी बड़ी इसकी भूमिका हो सकती है? जो एक कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, सोसाइटी में भी उस तरह के विशेषज्ञ मौजूद होंगे, एक्सपर्ट होंगे, तैयार वो रहेंगे परिस्थितियों के लिए। ये बेहद जरूरी चीज है। और जैसा कि ऑनरेबल मेंबर हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से देयर आर वेरियस रीजंस। बोले आप तक कि लोगों में जागरूकता नहीं बढ़ेगी तब तक पूरी तरह से इन चीजों का समाधान नहीं किया जा सकता है। और जो अभी ऑनरेबल मेंबर एनडीएमए ने बताया, जो बोट सेफ्टी गाइडलाइंस 2017 में एनडीएमए ने बनाई थी, उस कमेटी का मैं भी मेंबर था। और उस प्रोसेस में हमने लगभग हर राज्य में हर घाट के जो भी बोट ऑपरेट होती है वहां पे कोशिश की उन लोगों से बात करने की, उनकी जरूरतों की, उनके बारे में उनका क्या विचार है कि बोट कितनी सुरक्षित होनी चाहिए और कितना एक्सीडेंट से बचाव के उसमें साधन होने चाहिए। तो एक मुख्य बात जो निकल के उनसे बात करने में आई, उनको सबका ही ये कहना था कि बोट अगर एक्सीडेंट होता है, बोट कैप्साइज होती है अगर है, तो सबसे ज्यादा खतरा हम लोगों को है। और जिन पैसेंजर्स को हम लेके जाते हैं वो हमारे ही आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनकी जान को जोखिम में डाल के हम लोग ये काम करते हैं। जागरूकता बेहद जरूरी है लोकल लेवल पे, चाहे वो बोट ऑपरेट करने वाले लोग हैं या बोट में जर्नी करने वाले लोग हैं। कम्युनिटी अवेयरनेस अगर साथ साथ इसके चलेगा तो ये अपने आप में काफी बड़ा योगदान इसका। जी बिल्कुल बिल्कुल। रेड्डी साहब, ये बताएं हमें, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर और ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट की ज़रूरत है, नए सिरे से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है? वो इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि नदियों में भी, समुद्र में भी जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियां हैं, जिस तरह से मौसम भी एक जिस तरह से कई बार अतिवादी रूप अख्तियार करता है। आपको लगता है कि जो परिस्थितियां बदली हैं उनके मुताबिक भी चीज़ों की तैयारी होनी चाहिए?
यस, जरूर तैयारी होनी चाहिए। हमारा एक्सपीरियंस क्या, हमको जो एक्सपीरियंस है, जो वार्निंग सिस्टम, वेदर बुलेटिन्स, व्हाटएवर अभी तो वेदर डिपार्टमेंट रिलीज करता है, ये वेदर बुलेटिन का सीक्वेंस और फ्रीक्वेंसी ऐसी होना चाहता है। ये तो वेदर से नॉर्मली वेदर वॉयज प्लान सभी जो भी डिसाइड करता है, वो इतना लंबा एडवांस में प्लान करके नहीं देते। वो तो ये छोटा वेदर जस्ट 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अवधि में प्लान करता है। अब थोड़ा बड़ा वेसल तो 110 200 टन वाला, अब ज्यादा लद्दाख है तो इसमें 1 दिन 2 दिन के अवधि में तो प्लान करता है। इसके हिसाब से ये वेदर बुलेटिन जो है ना, ये बुलेटिन का फ्रीक्वेंसी ऐसी रखना है, तो ये तो कम से कम पीरियड में ये छोटा नेविगेटर्स को पहुंचना है। ये एक इंश्योरेंस है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। देन दूसरा चीज है, जो वेदर बुलेटिन का वेदर इंफॉर्मेशन देता है वो अप्लीकेबल कितना रेंज के है। सपोज एक छोटा नेविगेटर है, वो 100 किलोमीटर नेविगेशन प्लान कर रहा है, वो तो ये लास्ट लेकर 30-40 किलोमीटर पहुंच गए सर एक दिन के बाद। आज ये वेदर बुलेटिन कैसे कल का जो फोरकास्ट करे तो उनको फायदा नहीं है। इनको चाहिए जो कम से कम पीरियड में, और जो नजदीक एरिया इसका कंसर्न एरिया का वेदर रिपोर्ट है ना, वो फैसिलिटी अभी हमको लग रहा है इतना ठीक काम नहीं कर रहा है। अगर करेगा तो भी हमारा नेविगेटर्स को वो कैप्चर करने, वो डाटा कैप्चर करने के लिए तो सुविधा कम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा चीज है जी, आप अभी दूसरा चीज है जी, अभी तो ठीक है, हर नेविगेटर को थोड़ा एक्सपीरियंस हमारे पास समय सीमित है, तो, थोड़ा संक्षेप में। या इसको तो ये सिमुलेशन ट्रेनिंग जरूरत है। देयर आर सिमुलेशन ट्रेनिंग्स, ये तो एक्चुअल फील्ड कंडीशन को क्रिएट करके लोग को कॉन्फिडेंस दिलाता है इस कंडीशन में कैसा मैनेज करना है। कभी कभी साइक्लोन हो जाएगा, कैसा कैसा करना, ये सिमुलेशन ट्रेनिंग एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये दोनों सोच के इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी क्या कहते हैं, एक रिवर इंफॉर्मेशन सर्विस बोल के एक एडवांस टेक्नोलॉजी अभी इंट्रोड्यूस किया है। हमारा समय खत्म हो रहा है, अब फर्क का स्टेज में है। बिल्कुल रेड्डी साहब, ये पूरा इंफॉर्मेशन कैप्चर करके डिसिमिनेट करता है। हमारा ये रिक्वेस्ट है, ये लेजिस्लेशन अथॉरिटीज ये रिवर इंफॉर्मेशन सर्विस का प्लेटफॉर्म को जोड़ा होगा एडमिनिस्ट्रेशन, फायर डिपार्टमेंट जी, निश्चित तौर पर और रेड्डी साहब, अब समय हमारा बिल्कुल खत्म हो रहा है, इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है, हमें माफ करेंगे। राजेंद्र जी, एक आखिरी में कमेंट आपसे चाहूंगा। निश्चित तौर पर सारी गाइडलाइंस हैं, लगातार कोशिशें हैं एसडीआरएफ और एनडीएमए एसडीएमए की। अब क्या आपको लगता है कि और क्या ज़रूरत है, क्योंकि दिशा निर्देश हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, अगर भविष्य की तरफ नज़र डालें तो क्या आपको लगता है और क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरह से अभी रेड्डी साहब भी बता रहे थे और मैंने सवाल भी किया था कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ज़्यादा बढ़ने लगी। देखिए, वेदर कंडीशंस की जहाँ तक बात है, IMD 4 घंटे में नाउकास्ट जो है वो इशू करते हैं, जो 4 घंटे तक हमारे पास आती है। उसके बाद 7 दिन 5 दिन का मौसम का ज्ञान हमारे हर एक के पास होता है। हर जिले में करीब IMD का ऑफिशियल नियुक्त है, जो मौसम की जानकारी उस जिले के अनुसार वो सबसे शेयर करता है। तो मौसम की जानकारी हर एक के पास है, लेकिन मौसम के समय जब मौसम खराब हो, उस बोट को जाना चाहिए पैसेंजर को लेने के लिए कि नहीं, वो सारा के सारा एक नोडल अफसर जो एक नियुक्त होना चाहिए, ये उसकी जिम्मेवारी है। प्लस घाट प्रबंधन के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी होती है कि जिन नौकाओं में जो व्यक्ति जा रहे हैं, महिलाएं जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, उस समय जबकि जोखिम का टाइम है, बाढ़ का टाइम है या बारिश होने का टाइम है, उस समय नौकाओं को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, और अगर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत जा भी रहे हैं, तो कम से कम ये सुनिश्चित करें कि हर बोट में हर पैसेंजर के पास एक लाइफ सेविंग जैकेट जो होती है वो अवश्य होनी चाहिए। प्लस हर घाट के पास जो है लाइफ सेविंग इक्विपमेंट होने चाहिए, और एक डिजास्टर मैनेजमेंट की बोट जो होती चाहिए, जो एक रेस्क्यू बोट होती है पुलिस वालों के साथ, वो हर घड़ी के लिए 24/7 तैयार होनी चाहिए जब मौसम खराब हो। बिल्कुल, हमारा समय बिल्कुल बचा जा सके। बिल्कुल खत्म हो रहा है। एक टिप्पणी में रणदीप साहब आपसे चाहूंगा कि अब अगर आगे की बात करें, तमाम दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें, क्या आप आने वाले वक्त में देखते हैं जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, जिस तरह से मौसम का मिजाज बदल रहा है, नदियों का मिजाज बदल रहा है? देखिए, जो मौसम का मिजाज बदलने की बात है वो तो एक नेचुरल फिनोमिना है और एक्सपेक्टेड भी है। इस तरह के हादसों से बचने का
दो ही रास्ते हैं, जानकारी और दिशा निर्देशों का ठीक से पालन करवाना। जी, और जिस बिल्कुल। तरह से पिछले कुछ सालों में इस पे कार्य चल रहा है, अवेयरनेस काफी बढ़ी है और इस पे लगातार काम चल बिल्कुल, रहा है। हाँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2-3 साल के अंदर ही इस तरह के हादसों में काफी कमी आने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण बात कहते हुए आप कि निश्चित तौर पर जानकारी रखनी है, अवेयरनेस रखना है तमाम सूचनाओं को लेकर, और जो तमाम दिशा निर्देश हैं, चाहे नाव के डिज़ाइन से लेकर किस तरह से उसमें रखरखाव उसका किया जाए, उन तमाम चीज़ों को लेकर भी। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा अपने तीनों मेहमानों का, राजेंद्र सिंह जी आपका, रणदीप राणा जी आपका, और SV.K. रेड्डी साहब आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर आज हमने ये जानने की कोशिश की कि नौका दुर्घटनाओं को लेकर किस तरह की कोशिशें जारी हैं और किस तरह से तैयारी रखनी ज़रूरी है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और ऐसे विषय के साथ। नमस्कार।